नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड 2 से। आज हमने टॉपिक लिया है दोस्तों, खंड 2 से सामान्य अध्ययन है। ठीक है, इसमें हमने लिया है आज राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को आज हम देखेंगे दोस्तों। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, डीपीएसपी बोल देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और आप सभी जो है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों जहाँ तक बात करें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की, दोस्तों इससे पहले हमने जो है मौलिक अधिकार देखे थे, मूल अधिकार देखे थे। ठीक है, और मूल अधिकारों पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इसको भी हम देखेंगे। तो आपको मैं सामान्य भाषा, सामान्य अर्थ में बताऊं कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं दोस्तों, देखिए जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं दोस्तों, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही जो है नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और डिटेल में जानेंगे दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को। और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों इनको जो है अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। ठीक है, इसको भी देखेंगे कि अनुच्छेद 36 से लेके आपके 51 तक जो है सभी पर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं डीपीएसपी। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत या जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, इनको भारतीय संविधान में शामिल क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था इनको शामिल करने का। तो इनको शामिल करने का उद्देश्य था, क्या था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश करना, इसका जो है उद्देश्य था। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, देखिए इसे जो है भाग 4 में रखा है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये भाग 4 में है। और कौन से अनुच्छेद में रखा गया है नीति निर्देशक तत्वों को, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच जो है किसको रखा है, आपका नीति निर्देशक तत्वों को रखा है। ठीक है, और इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आप याद रखें। पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। भाग 4 में है भारत के संविधान के। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में जो है नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिटेल में जानेंगे। अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में क्या क्या बात कही गई है, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए मुख्य उद्देश्य की बात करें, मैंने आपको बता दिया राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं या नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको याद रख लें कि जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनको रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट के, इनको भी आप साथ में याद रखें। आगे बात करें दोस्तों, देखिए संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत के नागरिकों को जो है संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सकें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके, जब भारत के पास जो है पर्याप्त संसाधन हो जाए। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के जो सलाहकार थे संविधान सभा के BN राव, तो उनका कहना था कि संविधान में क्या होना चाहिए, 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, एक मौलिक अधिकार को जो है तुरंत दे देना चाहिए संविधान लागू होने के तुरंत बाद, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय के बाद दिया जाए, जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी याद रखें। देखिए फिर क्या हुआ, फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकला कि इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं।
ठीक है, तो ये याद रखें कॉन्सेप्ट, इसको जो है नीति निर्देशक तत्वों को क्यों शामिल किया गया, इसके पीछे ये रीजन है। ठीक है, तो देखिए BN राव जी का कहना है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए, इन्होंने कहा था। एक ऐसा मौलिक अधिकार जिसको हम संविधान लागू होने के बाद तुरंत जो है नागरिकों को दे दें, और दूसरा मौलिक अधिकार जो कुछ समय बाद जो है कुछ समय बाद दिया जाए जब भारत के पास जो है पर्याप्त संसाधन हो जाए। ठीक है, इसको याद रखें। इस पर फिर दोस्तों चर्चा हुई और परिणाम क्या निकला, इसे दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, ये दो भाग कौन कौन से हैं, भाग 3 और भाग 4। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भाग 3 और भाग 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसमें हमने चर्चा की थी। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य इनको रखा है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। ठीक है, जिसने नहीं देखी है वीडियो वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और दूसरा भाग जो है जिसमें हम आज बात करेंगे, भाग 4। ठीक है, तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दो भागों में इसको बांटा है, भाग 3 और भाग 4। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो हमने पहले ये देख चुके हैं भाग 3। ठीक है, तो आज हम देखेंगे भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर होता है। यहां से आप समझ पाएंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो दोस्तों देखिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार आपने पढ़े हैं। मौलिक अधिकार देखिए पहला देखिए इसमें, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक या मूल अधिकारों को जो है कहाँ से लिया गया है, इनको लिया गया है अमेरिका के संविधान से, इसको लिया गया है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए नीति निर्देशक तत्व में पहला, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखें नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, दूसरा देखिए दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है देखिए मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। देखिए मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, जबकि आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही जो है नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह अंतर है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में। ठीक है, मौलिक अधिकार हमें दोस्तों मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, याद रखें इसको। तो देखिए यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होता है मौलिक अधिकार, और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही जो है नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, दो अंतर आपने जानी। तीसरा अंतर देखिए, तीसरा अंतर है दोस्तों, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में है, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, तो देखिए मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में है, और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद अगला जो अंतर है देखिए, चौथा अंतर क्या है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी आपका मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो है उसका हनन होता है तो उसके लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को देखिए इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, ये जरूर याद रखें। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा अंतर क्या है, पांचवा है देखिए यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, मूल अधिकार। ठीक है, व्यक्ति के अधिकार है, लेकिन नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं दोस्तों यह समाज की भलाई के लिए होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे क्या अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। मौलिक अधिकार दोस्तों इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह अधिकार जो है नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, और इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, और यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। ठीक है, वहीं बात करें नीति निर्देशक तत्व की, तो नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही जो है नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है,
और इसे लागू कराने के लिए जो है दोस्तों न्यायालय नहीं जाया जा सकता है और यह समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, तो ये कॉमन अंतर है दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ दोस्तों आप केटी शाह का ये जो है आपका स्टेटमेंट याद रख ले। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। केटी शाह के अनुसार नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो केटी शाह का नाम जरूर याद रखें। देखिए, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा जो है बताई है केटी शाह के अनुसार। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख लें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद, जिसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हम जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये यहीं से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद हम अगर बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में रखा है नीति निर्देशक तत्वों को। तो हम 36 से लेके 51 तक सारे अनुच्छेदों को 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला हम बात करेंगे अनुच्छेद 36 में क्या है। तो अनुच्छेद 36 में है दोस्तों राज्य की परिभाषा। ठीक है, याद रखें अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 37 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 37 में है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा। ठीक है, याद रखें इसको कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का अधिकार जो है किसके पास होगा, राज्यों का कर्तव्य होगा, राज्यों का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, 38 में कहा गया है कि सामाजिक व आर्थिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 38 में क्या कहा गया है, सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कोई भी अनुच्छेद आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इनको आप जरूर याद रखें। 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 37 में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना ये राज्यों का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 38 में क्या है, सामाजिक व आर्थिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए 39। देखिए अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। ठीक है, तो अनुच्छेद जो आपका 39 है इसमें कहा गया है दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। ठीक है, यानी कि पुरुष स्त्री को जो है समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे जो है दोस्तों सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में जो है प्राप्ति हो पाए। ठीक है, इसको जरूर याद रखें, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 39 में कहा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, जो भाग 9 के अंदर आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। आपने ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। इसको याद रखें, ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। ठीक है, 40 में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 41 क्या है। देखिए 41 में क्या कहा गया है, 41 में कहा गया है कमजोर और असहाय लोगों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, याद रखें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, 41 में, तो याद रखें कमजोर और असहाय लोगों को सहायता प्रदान करना। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 42 की बात करें तो क्या है, देखिए अनुच्छेद 42 में क्या है, अनुच्छेद 42 में है श्रमिकों की कार्य दशा पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशली जो है जो महिला मजदूर हैं उनको मातृत्व का लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है उस समय जो है उनको मातृत्व अवकाश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशन है, उसको आप ध्यान से जो है नोट कर लें। देखिए जो मातृत्व लाभ होता है, मातृत्व अवकाश होता है, कितना होता है। ठीक है, याद रखें 26 सप्ताह होता है, यानी कि 26 सप्ताह। ठीक है, प्लस आपका जो है इसमें आपके 6,000 रुपये भी इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप याद रखें।
ठीक है, मातृत्व अवकाश में। और यहाँ पर जो है पुरुषों को भी जो है पुरुषों को भी जो है अवकाश दिया जाता है, ठीक है, मेल को। तो 2 सप्ताह की छुट्टी जो है उसको दी जाती है, ठीक है, मेल को, ठीक है। मेल को जो है 2 सप्ताह की, और फीमेल को जो है दोस्तों 26, ठीक है, 26 सप्ताह की छुट्टी जो है दी जाती है। याद रखें इसको, श्रमिकों की कार्यदशा पर ध्यान देने के लिए जो है ये इसमें अनुच्छेद 42 में ये नियम बताए हैं, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें। कितना मातृत्व अवकाश, कितना 26 सप्ताह प्लस 6,000 रुपये जो है इसमें दिए जाते हैं। और मेल को भी जो है छुट्टी दी जाती है, इनकी अवकाश होता है 2 सप्ताह की उसको दी जाती है, ठीक है। याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने जो है इसको यहीं पर आपका मेंशन किया है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने 36 से लेके 42 आपने सारे देख ली, ठीक है। पहला 36 में क्या देखा आपने, अनुच्छेद 36 में देखा राज्य की परिभाषा, ठीक है, ठीक है। तो 36 में, अनुच्छेद 36 में क्या देखा, राज्य की परिभाषा। 37 में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का जो अधिकार है राज्यों का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38 में क्या देखा, सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। और 39 में क्या देखा, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। 41 क्या है, कमजोर और असहाय लोगों को सहायता प्रदान करना। और 42 में क्या है, श्रमिकों की कार्यदशा पर ध्यान दिया जाएगा। और महिला मजदूर को मातृत्व का लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, 26 सप्ताह, यानी कि 26 सप्ताह प्लस 6,000 रुपये, ठीक है। और मेल को 2 सप्ताह का अवकाश, ठीक है, इसको भी याद रखें। चलिए अनुच्छेद देखते हैं 43। देखिए अनुच्छेद 43 क्या है, अनुच्छेद 43 है कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के विकास और संरक्षण का प्रावधान, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें कि नीति निर्देशक तत्वों में जो है आपका अनुच्छेद 43 में क्या है, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्वों को जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में रखा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में क्या क्या कहा गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 43 की बात करें दोस्तों, 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना, ठीक है, और साथ ही साथ सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है, ठीक है, जिसमें आपका कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के विकास और संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 43 में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 43 क में क्या है, कंपनी के लाभ में मजदूरों का भी हिस्सा होगा, ठीक है। अगर कंपनी लाभ में है तो उसमें जो है मजदूरों का भी जो है हिस्सा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा मजदूरों को भी जो है फंड वगैरह ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये कहा गया आपका अनुच्छेद 43A में, ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता का प्रावधान, ठीक है। 44 में क्या है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है अनुच्छेद 44 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 45 कई बार आपने पढ़ा है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 45 में है, ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 46 क्या है, अनुच्छेद 46 है दोस्तों SC ST की शिक्षा का प्रावधान है इसमें, अनुच्छेद 46 में, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो दुर्लभ वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि जो है इसमें की गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 46 में क्या है, आप कैसे याद रखेंगे, तो अनुच्छेद 46 में दोस्तों शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की शिक्षा का प्रावधान है, आप शॉर्ट में ऐसे याद रखें, ठीक है। चलिए उसके बाद 40 देख लिया हमने 46, हाँ 47 देखिए 47 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 47 में क्या होगा दोस्तों, नागरिकों के पोषण स्तर का प्रावधान है इसमें, ठीक है। तो 47 में क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध, ये किस में है, 47 में है, यानी कि नागरिकों के पोषण स्तर का ध्यान रखा गया है, ठीक है, याद रखें इसको, अनुच्छेद 47 में है, ठीक। 48 देखिए, तो अनुच्छेद 48 में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 में है
पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान। ठीक है, इसको याद रखें, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। ठीक है, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पक्षियों के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास जो है इसमें कही गई है बात। ठीक है, 48 में, तो इसको याद रखें, शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। 48 में क्या है? पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 49। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 क्या है? तो अनुच्छेद 49 है ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों के संरक्षण का प्रावधान। ठीक है, तो देखिए 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो है कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना, इसके अंदर आता है अनुच्छेद 49 के अंदर। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 के अंदर क्या आता है? राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, तो आपका आता है अनुच्छेद 49 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में क्या आएगा? अनुच्छेद 50 में आएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना आप, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान। ठीक है, क्या है 51 में? 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की गई है। ठीक है, 51 में, तो इसको आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 51 में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो है सारे हमने देख लिए हैं, और ये हर अनुच्छेद अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? पूछा जा सकता है अनुच्छेद 39 में। और आपको पूछा जा सकता है कि कमजोर और असहाय लोगों को सहायता प्रदान करना संविधान के किस अनुच्छेद में है? 41 में है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों महिला मजदूरों को जो है मातृत्व का लाभ जो है संविधान के किस अनुच्छेद में बात कही गई है? जो मैंने आपको बताया भी, 26 सप्ताह की बात जो की है भी, तो ये आपका अनुच्छेद 42 में है। तो ऐसे आपको कोई भी इसमें से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे बीच में अंतर समझ चुके हैं। ठीक है, और केटी शाह का जो कथन है उसको आप जरूर याद रखें, वो कई बार पूछा जाता है। तो एक बार फिर हम जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेदों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं 36 से लेके 51 तक। ठीक है, चलिए फिर फटाफट इनको एक बार देख लेते हैं और। ठीक है, देखिए 36 में क्या है? देखिए नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद याद रखना है आपको कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में रखा गया है। ठीक है, ये याद रखना है, जरूरी है। ठीक है, 36 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 37 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 38 में सामाजिक व आर्थिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, मैंने बताया भी आपको। ठीक है, 40 में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, उसके बाद देखिए 41 की बात करें, अनुच्छेद 41 क्या है? 41 है कमजोर और असहाय लोगों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, और अनुच्छेद 42 में क्या है? 42 में है श्रमिकों की कार्य दशा पर ध्यान दिया जाएगा और महिला मजदूर को मातृत्व का लाभ मिलेगा। अभी आपको मैंने बताया मातृत्व लाभ कितना मिलेगा? 26 सप्ताह का। ठीक है, इसको भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 42 में ये है। उसके बाद देखिए 43 में क्या है? 43 में है आपका अनुच्छेद 43 में है कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग के विकास और संरक्षण का प्रावधान है इसमें। ठीक है, 43 में बात करें उद्योगों की दोस्तों, तो सहकारी समितियां होगी, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन की बात करें या फिर स्वायत्त संचालन की या लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन की बात करें, तो इनको बढ़ावा देने के लिए इसमें बात कही गई है। और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनका भाग लेना। ठीक है,
43 कौ में है कंपनी के लाभ में मजदूरों का भी हिस्सा होगा। मैंने अभी बताया आपको 43 कौ में है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि जो है किसमें जो है कंपनी के लाभ में मजदूरों का हिस्सा होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 43 कौ में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान होगा, ठीक है, यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है नागरिक संहिता होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो 45 है, ये आपने कई बार पढ़ा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, ये 45 में है। 46 में क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का प्रावधान है अनुच्छेद 46 में, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद 47 में क्या है, 47 में दोस्तों अनुच्छेद 47 में है नागरिकों के पोषण स्तर का प्रावधान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया आपको 47 में क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक जो नशीले पदार्थ हैं उनके उपभोग पर प्रतिबंध, ठीक है, ये किसमें है, अनुच्छेद 47 में। शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, पोषण स्तर का प्रावधान है 47 में। 48 की बात करें, अनुच्छेद 48 में क्या है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है, ठीक है। 48 में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है 48 में। उसके बाद 49 क्या है, 49 है ऐतिहासिक इमारतों और स्थलों के संरक्षण का प्रावधान, ठीक है। 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के जो हैं ऐतिहासिक और जो कलात्मक हैं और जो स्मारक हैं उनका क्या करना, संरक्षण करना, ठीक। अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा, आपको सीधे पूछा जा सकता है क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 51 क्या है, 51 लास्ट है इसका, ठीक है। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का प्रावधान है, ठीक है। इनको आप जरूर याद रखें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके 36 से लेके 51 तक, ठीक है। इन्हीं से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप अच्छे से याद रखें दोस्तों। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।